के साथ, नृत्य के साथ वो आदिवासी समाज इनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा था। ये बदलाव इन्होंने किया है और वही बदलाव की आंधी लेकर आज यह बिहार के 35 जिले में युवा संवाद कर चुके हैं। और आज आपके बाद बीच दूसरी बार, क्योंकि बेगूसराय में 10 दिसंबर को पहला नमस्ते बिहार बृहद जनसंवाद हुआ और दूसरा बृहद संवाद करने के लिए आपके बीच आए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ विकास वैभव जी का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हम चार पंक्ति के साथ बुलाना चाहेंगे कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो ठहर जाएंगे, धीरे धीरे ही सही कर्म पथ पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही कर्म पथ पर चलते रहिए। जोरदार तालियों के साथ हम बुलाना चाहते हैं आईपीएस विकास वैभव जी को। एक बार खड़े होकर सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अपने आईपीएस विकास वैभव जी का स्वागत करें। लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। इस भोजपुर की प्राचीन भूमि पर यहाँ उपस्थित भोजपुर के अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी महिलाओं का, पुरुषों का, सभी युवाओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करता हूं। बाबू वीर कंवर सिंह जी की पावन भूमि को नमन करता हूं। वशिष्ठ नारायण सिंह जी की भूमि को नमन करता हूं। माता अरण्य देवी जी की भूमि को नमन करता हूं। नमस्ते बिहार श्रृंखला का यह दूसरा बृहद जनसंवाद है। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय से 10 दिसंबर को पिछले वर्ष आयोजित किया था, जिसमें बिहार के सभी 38 जिलों से बड़ी संख्या में लोग आए। 50,000 से अधिक की भीड़ जुटी और अपने आप में कार्यक्रम ऐतिहासिक था। तभी हम लोगों ने कहा था कि कार्यक्रम केवल पहला कार्यक्रम है। बिहार के हर जिले में जिस प्रकार युवा संवाद के कार्यक्रम हुए, जब 35 जिलों में कार्यक्रम हो गए, 1000 से अधिक कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में हुए, भारत के महानगरों में हुए, विदेशों में हुए, तब लगने लगा कि हर गांव के हर जन तक पहुंचने के लिए बृहद जनसंवाद के आयोजन हम करें जो मुक्ताकाश में हो, जहां आने वालों की संख्या में कोई कमी ना हो, जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं। सभागारों में जब कार्यक्रम हम करते हैं संख्या सीमित होती है, लेकिन मुक्ताकाश में संख्या की कोई सीमा नहीं, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस भीषण ठंड के माहौल में आज सुबह से जब लोग उठे तो अनेक प्रकार के बातें लोग कर रहे थे, कैसे आएंगे, इतनी ठंड है, लोग निकल नहीं पा रहे। देखिए बोलना शुरू कर रहा हूँ, सूर्यदेव भी प्रकट हो गए हैं, तो सूर्यदेव का भी मैं नमन करता हूँ। उनकी कृपा से इस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं। इस कार्यक्रम से पहले जब द्वितीय कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया तो उसके लिए भोजपुर को चुना। हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर राहुल जी इसी आरा की धरती शोभी डुमरा से आते हैं। जब आरा का चयन हो रहा था तब मन में अनेक प्रकार के संशय थे कि जिस प्रकार से बेगूसराय में इतने लोग आए, आरा में कितने लोग आएंगे। अनेक प्रकार के संशय इसलिए भी थे कि आरा में टीम कितनी सशक्त है, इतने कम समय में हम कितना कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से एक वन मैन आर्मी की तरह राहुल जी
स्वयं हथौड़ी और कील लेकर भी पोस्टर लगाते थे, उसका दृश्य भी हम सभी ने देखे। बीच में कई लोगों ने कहा कि ऐसा कहिए कि इतनी ठंड है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन राहुल जी से बात हुई तो इन्होंने कहा कार्यक्रम जब तय हो गया है तो कार्यक्रम उसी दिन होगा, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कितनी भी ठंड हो, क्योंकि उस भूमि पर उस संदेश को लिए हर उस व्यक्ति को हम जोड़ना चाहते हैं जिसके हृदय में बिहार बसता है। और जिसके हृदय में बिहार बसता है, ऐसा व्यक्ति न कभी ठंड की, न कभी गर्मी की, न कभी बरसात की, न कभी किसी तूफान की फिक्र करेगा। बिहार को यदि हम देखते हैं तो कितनी प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन यदि हम उसमें एक दीपक की तरह लौ लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कारण यही है कि अंधकार मिटाना है। और अंधकार मिटाने के लिए बहुत रोशनी की पर्याप्त आवश्यकता नहीं होती। एक साधारण दीपक भी जब जलता है, उसके दीपक की लौ में इतनी प्रकाश होती है कि अंधेरा नष्ट हो जाता है। और उस प्रकार से जब एक राहुल जी को अकेले सड़क पर घूमते देखता सुबह से बच्चों के साथ, मन में यह भाव जागृत हो रहा था कि बिहार जाग रहा है। एक व्यक्ति की आशा, एक व्यक्ति की आकांक्षा, एक व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोच निश्चित बहुत बड़े परिवर्तन कर देती है। जब प्रारंभ होता है तो लोगों को नहीं लगता कैसे हो सकता है, इस व्यक्ति में क्षमता कितनी है, यह व्यक्ति कितने लोगों को जोड़ सकता है। शुरू में लोग उपहास बनाते हैं कि देखिए क्या हो गया है। वैसे ही राहुल जी के बारे में बहुत लोग बोलते थे, लेकिन इन्होंने कोई फिक्र नहीं किया, अपने धुन में लगे रहे और पूरे आराम में घूमते रहे। उसी का नतीजा है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, इतनी ठंड में उपस्थित हैं, जबकि अनेक विद्यालयों से भी लोगों को आना था। उसमें अनेक प्रकार के संशय थे कि विद्यालय तो बंद कर दिए गए हैं, कैसे आएंगे, शीत लहर का समय चल रहा है। लेकिन कारण यही था कि हम जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता असीम है। जिस प्रकार एक संदेश लेकर आरा घूमते रहे, इतने लोग आज हम कार्यक्रम में एकत्रित कर सके। सोचिए उस बिहार में उस समय जब न इस प्रकार के रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, कैसे हम उस पूरे भारतवर्ष को एकत्रित कर सके थे। और सोच किसकी थी? क्या उस समय के राजाओं की थी? क्या उस समय के उन प्रतिनिधियों की थी जिनको उसका दायित्व था? नहीं थी। एक साधारण शिक्षक जिसके मन में इस प्रकार की परिकल्पना जगी कि राष्ट्र एक होना चाहिए। यदि हम छोटे छोटे राज्यों में, गणराज्यों में बटे रहे और संघर्ष करते रहे तो बाहर से यदि आक्रमण होंगे हम पराधीन हो जाएंगे। और एक व्यक्ति जिसके मन में इस प्रकार का संकल्प जगा, जानता था मैं बड़ा साधारण हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, कैसे करूं? उसने विचार किया, सोचा कि कौन हो सकता है जिसको मैं माध्यम बनाऊं। उन्हें लगा कि अभी मगध का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली है, क्यों न जाकर मगध सम्राट को कहूं कि आप अपने दायित्व को ग्रहण कीजिए। पश्चिम उत्तर भारत से आक्रमण होने वाला है, आप अपने दायित्व को ग्रहण कर पूरे भारत की रक्षा कीजिए, कि आप सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन उस मगध साम्राज्य में उस समय जो नरेश थे, उनके मन में इस प्रकार के विचार नहीं थे। उन्होंने कहा मगध सक्षम है, जब मगध पे आक्रमण होगा हम प्रत्युत्तर दे देंगे, लेकिन सीमांत की रक्षा करने का दायित्व मेरा नहीं। इस छोटी सोच को देखकर जब उन्होंने शासक को समझाने का प्रयास किया तो शासक ने उन्हें अपमानित कर दिया। बड़े विचलित हुए, लेकिन मन की आशा मृत नहीं हुई थी। अपमानित होकर निकले एक आचार्य जब उसी मगध के प्रांगण में भ्रमण कर रहे थे, एक युवक में उनको क्षमता दिखी। जो युवक अपने साथियों के साथ खेल रहा था और उन्हें आदेशित कर रहा था कि मैं अखंड भारत के साम्राज्य का शासक हूं, मुझे मालव में, शूद्रक में किसी में कोई भेद नहीं है। तुम मगध हो सकते हो, तुम पंचनद प्रदेश के हो सकते हो, लेकिन कोई भेद नहीं है, सब में वही भारत माता विद्यमान है। और इस प्रकार के भाव जब उन्होंने एक युवक में देखे, उस युवक को ले लिया, उनकी माता से उन्होंने मांगा और लेकर जब तक्षशिला गए, पश्चिम उत्तर से आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। तक्षशिला नरेश से संधि कर ली थी, लेकिन नए युवकों की टोली के साथ युवा चंद्रगुप्त सभी यवन स्कंधावरों के पास बैठते और बताते कि मगध की शक्ति कितनी है। अभी तक तो तुमने यूरोप जीता है, पर्शिया जीता है, लेकिन आगे तुम्हारा सामना मगध से होना है। और जब मगध की सेनाएं चलती हैं, उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। इस प्रकार की बात जब यवन स्कंधावरों में गूंजने लगी, हर यवन सैनिक,
हर यवन योद्धा मन में कहीं ना कहीं उसके संशय का बीजारोपण होने लगा। उसे लगने लगा कि अभी तक तो हम लोग चले थे, पूरे विश्व को जीतने चले थे, अब भारत की भूमि पर हैं। पहला युद्ध जब पंजाब में हुआ, विजयी हुए, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति का उन्हें आभास हो गया। और तब जब लगने लगा कि अभी तक तो केवल हम यहाँ पर विजय प्राप्त किए हैं, आगे तो लंबी यात्रा और मगध से सामना होना है, तो इन युवाओं की वजह से पूरे सेना ने विद्रोह कर दिया और जो विश्व को जीतने चले थे उनको भी लौटना पड़ा। इस पूरे प्रकरण में यदि हम देखें तो फिर वही एक व्यक्ति, एक आचार्य, उन्होंने प्रेरित किया एक युवक को उसकी टोली के साथ, और पूरी ग्रीक सेना को लौटना पड़ गया। बिहार को जब देखता हूं तो उसी एक व्यक्ति से शुरू करता हूं। एक एक व्यक्ति को जगाना होगा। वही भूमि है जिसमें उस प्राचीन काल में अखंड भारत के साम्राज्य को निर्मित करने की क्षमता थी। वही भूमि है जिसमें उस प्राचीन काल में वैसे विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की क्षमता नालंदा और विक्रमशिला में तब थी जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी। वही भूमि है जिसमें उस प्रकार की उद्यमिता थी, जिसमें ऐसे चंपा जैसे नगर की स्थापना हुई जिसके नाम से वियतनाम आज तक जानी जाती थी। करीब सेकेंड सेंचुरी एडी से 17वीं शताब्दी तक जिस वियतनाम को आज हम जानते हैं उसको चंपा कहते थे, जिसके अवशेष बिहार के भागलपुर में पड़े हैं। आरा में खड़ा हूं, बहु वीर कुंवर सिंह जी की धरती है। 7वीं शताब्दी में जब हियनसांग आए थे, मसाड़ भ्रमण करने आए थे, अनेक उस समय के लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ और तब उन्होंने लिखा कि क्षेत्र कुछ अलग है। और क्षेत्र कैसे अलग है उसका आगे भी इतिहास में हम देखेंगे। तो अलग क्षेत्र जिसमें लोग किसी से झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं। मुगल सत्ता भी जब आई तो मुगल सम्राट थे जहांगीर, उनके समय भोजपुर के शासक ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां जब आए तो भोजपुर के शासक बंदी बना लिए गए, मृत्युदंड दिया गया। लेकिन भूमि में कभी उस प्रकार की भावना नहीं रही। सदैव सत्य के साथ चलने वाली भूमि भोजपुर की भूमि रही है। और इसीलिए आगे जाकर जब अंग्रेजी शासन भी आया तो यही भूमि थी जिसमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति, जब हम वयोवृद्ध हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की बात हम सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन 80 वर्ष से अधिक की अवस्था में एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार का संकल्प जगा कि सबसे बड़े साम्राज्य को मैं चुनौती दे सकता हूं। और उन्होंने दिया। बताता है कि इस भूमि में क्षमता कितनी है, ऊर्जा कितनी है। जिस भूमि पर उस प्रकार के वयोवृद्ध व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा हो, वहाँ के युवाओं में कितनी ऊर्जा होगी, इसकी कल्पना तो आप सहज कर सकते हैं। और यदि भोजपुर का युवा जाग गया, अपने दायित्वों को समझ गया, और जिस प्रकार एक व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, अनेक से जब अनेक हो जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे उस श्रृंखला को, तो सोचिए बिहार की स्थिति क्या होगी। क्यों विचलित होते हैं हम? उस प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे तब हम वैसे अग्रणी थे। आज जब मार्ग है जिससे आप यात्रा भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है जो जोड़ सकती है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सामने तो इतने लोग सुन ही रहे हैं, लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यमों से भी इसको लाइव सुन रहे हैं। लेकिन उस समय जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हम कैसे जोड़ पाते थे? वो हमारी शक्ति थी। कैसे एक अकेले राहुल जी के प्रभाव से इतने लोग आ जाए, अकेले घूमते रहे, पूरे जिले में एक एक व्यक्ति संवाद करते रहे। बिहार को आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को हम जगाएं। प्रारंभ में कम ही होंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में आज व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से लगभग 80,000 लोग जुड़े हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या है इन जनसंवादों में हम देख सकते हैं। कैसे बेगूसराय की धरती पर सभी 38 जिलों से लोग आए। आज दूसरा संवाद हम लोग कर रहे हैं, आगे भी हम संवाद करेंगे। लक्ष्य है कि हर जिले के हर जन तक, हर ग्राम नगर के हर जन तक इस संदेश के साथ हम पहुँचें कि बिहार उस प्राचीन काल में अग्रणी था तो क्यों था, और आज यदि ऐसी स्थिति हुई तो क्यों हुई, और यदि अपने जीवन काल में हम उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। 2047 तक एक विकसित बिहार हम बनाना चाहते हैं। विकसित भारत में विकसित बिहार, राष्ट्र का लक्ष्य है 2047 तक भारत विकसित हो। और यदि भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र, जिस क्षेत्र ने कभी उस पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया, यदि उससे लोगों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना हो, उस क्षेत्र से जहां विश्व भर से लोग कभी पढ़ने आते थे,
तो क्या भारत विकसित होगा? यदि बिहार से किसी व्यक्ति को बाहर जाना पड़े 2047 में, तो क्या बिहार को हम विकसित मान सकते हैं? कैसे हम कर सकेंगे? यदि हम कह रहे हैं कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को बिहार में रोजगार देना है, कैसे हो सकेगा? यदि स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो लगभग 9 करोड़ लोग, 9 करोड़ युवाओं की संख्या 30 वर्ष से कम है, जो आने वाले 2 दशकों में उनको शिक्षा की, रोजगार की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है? सरकारें यदि चाहेंगी भी तो शायद कुछ लाख लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, जनसंख्या का 1% से 2% दे सकते हैं, उससे कम ही दे सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यदि हमको लोगों को रोजगार देना है, तो जिस जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या यदि हम सोचते हैं संख्या केवल है, तो संख्या तो समस्या बन जाएगी। लेकिन संख्या को यदि हम स्किल्ड कर सके, शिक्षित कर सके, उस संख्या में हम उस प्रकार की प्रेरणा दे सके कि तुम सृजन कर सकते हो, निश्चित वही संख्या हमारी सबसे बड़ी एसेट होगी। और इसके लिए हमें मिलकर अभी से प्रयास करना होगा। 9 करोड़ लोगों को यदि हमें रोजगार देना है तो देने कहीं और से कोई नहीं आएगा, और बिहार में ही यदि देना है तो बिहार के हर युवा को जागृत करना होगा। इसमें हर विद्यालय की भूमिका होगी, हर महाविद्यालय की भूमिका होगी, हर पंचायत की भूमिका होगी, हर प्रखंड की भूमिका होगी, हर व्यक्ति की भूमिका होगी, हर उस व्यक्ति की भूमिका होगी जो शिक्षित है, जिसके अंदर कुछ गुण है, जो समाज को कुछ दे सकता है। और इसी प्रकार का प्रयास लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग कर रहे हैं। जितने लोग आज मंच पर बैठे हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं, सभी के पास विशाल समुद्र जैसा अनुभव है। ऐसे अनेक छोटे छोटे रूप में मोती को पिरोकर एक माला का निर्माण हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बिहार की युवा शक्ति को हम प्रेरित कर सकें, जागृत कर सकें। बिहार में क्षमता असीम रही है। बिहार यदि उस काल में सृजन कर सका, लोगों को जोड़ सका, तो जैसा कि सदैव कहता हूं, उसका कारण बड़ा स्पष्ट था। जितने लोग बैठे हैं, उस पुनः बीज मंत्र को मैं दोहराना चाहता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। वेदांत की दृष्टि। साधारण रूप में हम पूछेंगे तो हमें कोई पूर्ण कैसे हो सकता है, सभी यही कहेंगे कोई पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन ऋषि क्या कहना चाहते थे? जैसे सोने को हम काटते हैं छोटे छोटे कणों में, तो छोटा जो कण होगा उसमें भी जो गुण होते हैं सोने के ही होते हैं, अलग नहीं होते। उसी प्रकार से यदि हम सोचते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, हर क्रिएशन वॉज क्रिएटेड बाय द सेम ऑलमाइटी, चाहे हम किसी धर्म को मानते हो, तो इतना तो अवश्य मानेंगे कि हर जो भी एग्जिस्टिंग है उसमें एक अंश उस परम तत्व का है। और यदि उस परम तत्व का अंश है, तो उस परम तत्व के गुण को हम कैसे बता सकते हैं? चेष्टा भी करेंगे तो यही कहेंगे असीम है। तो असीम शक्ति के स्रोत का यदि अंश हम में है, तो हमारे गुण क्या होंगे, हमारी क्षमता क्या होगी? जब परमेश्वर की क्षमता असीम है तो कितना भी विभाजित करेंगे, छोटा सा जो कण होगा वो भी तो असीम ही होगा। और यदि असीम है तो एक व्यक्ति की क्षमता यदि असीम है, तो सोचिए एक से अनेक अगर साथ मिलते हैं, सकारात्मक विचार के साथ मिलते हैं कि हमें अपने जीवन काल में बिहार को बदलना है, रोजगार का सृजन करना है, शिक्षित करना है, अपने युवाओं को गुणों से समृद्ध करना है, तो चीज़ें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? यदि हम सोचते रहें कि अचानक कुछ होगा और चीज़ें बदल जाएंगी, तो बदलेंगी क्या? यदि हम प्रतीक्षा करें कि अचानक कुछ होगा, चीज़ें बदल जाएंगी, तो चीज़ें बदलती हैं क्या? चीज़ें तब बदलती हैं जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है। जब आचार्य चाणक्य ने प्रयास किया, अखंड भारत का साम्राज्य बन गया। और अखंड भारत का साम्राज्य केवल 1-2 वर्षों तक नहीं बना, अनेकों वर्षों तक विद्यमान रहा, सहस्त्रों वर्षों तक उस रूप में स्थापित रहा। आज हमें प्रेरित करता है, बिहार की शक्ति का स्मरण कराता है। उसी शक्ति का स्मरण करते हुए जब कभी 9th क्लास में थे, तो वहाँ के बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तब मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि जिस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया। और तभी बाल्यकाल में मन में एक संकल्प जगा कि यदि इस बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बना सकूं, इसमें मेरी कोई भूमिका हो, तो अपना सर्वस्व इस पर निछावर कर दूंगा। तब से यात्रा चल रही है। लगातार
लोगों को जोड़ने का, लोगों से संवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बिहार सोया हुआ सिंह है। जिस दिन जग जाएगा भारत को उत्कर्ष पर पहुँचने से कोई रोक नहीं पाएगा। भारत को यदि 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की होने वाली है, क्योंकि बिहार ही वह क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा है। और बिहार जिस दिन जग गया, बिहार में उद्योग लगने लगे, हमारे लोगों के द्वारा लगाए जाने लगे, रोजगार का सृजन हम करने लगे, इस रूप में करने लगे, केवल अपने लिए ही नहीं और जगह से भी लोगों को आमंत्रित करने लगे, और यह संभव है। जिस भूमि की क्षमता असीम रही हो, जिस भूमि में इस प्रकार का दर्शन हो कि मुझमें भी पूर्ण है, इनमें भी पूर्ण है, इनमें भी पूर्ण है, ऐसा व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर, न लिंग भेद के आधार पर, न विचारधाराओं के मतभेद के आधार पर। जिसके मन में इस प्रकार की भावना आ गई कि मुझमें भी वही है, इनमें भी यही है, उस व्यक्ति की दृष्टि बड़ी हो जाती है। और प्राचीन काल में यदि बिहार से हम जोड़ सके थे तो कारण यही दृष्टि थी, जिसमें भले भाषा अलग रही हो, खरोष्टी लिपि में अफगानिस्तान में लिखते थे, हम ब्राह्मी का प्रयोग करते थे, लेकिन भाव एक थे, संदेश एक था जो इस भूमि से गूंजता था, और इसीलिए व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की क्षमता रखता था। हमारे विश्वविद्यालय जब स्थापित हुए उसमें भेद नहीं था। कोरिया से भी लोग पढ़ने आ सकते थे, चीन से भी पढ़ने आते थे, कोई भेद नहीं था। यदि कोई भेद था तो केवल ज्ञान का था, कौन अधिक ज्ञानी है कौन कम है, सामर्थ्य का था। और इसीलिए जब सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि थी तो आचार्य चंद्रगुप्त ने भी चाणक्य की जाति नहीं देखी, केवल सामर्थ्य को देखा। मगध के लोगों ने नंदवंश की जाति नहीं देखी, सामर्थ्य को देखा। और जब सबसे निम्न वर्ग के लोग शासक बने तो मगध साम्राज्य की उन्नति होने लगी। आज भी बिहार में आवश्यकता है कि जाति, संप्रदाय, ऐसे छोटे छोटे भेदों से ऊपर उठकर हम बिहार के लिए सोचें, क्योंकि बिहार में यदि अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर हम देखना चाहते हैं, कहना आसान है कि चीज़ें खराब हैं, लेकिन यदि प्रयास नहीं करते तो इसके कहने का अधिकार हमको नहीं है। यही भावना थी जिसने मुझे आईआईटी में जब था, जर्मनी में नौकरी लगी, बड़ी कंपनी में नौकरी लगी, लेकिन जब बिहार की स्थिति को देखता था तो लगता था हम तो चले जाएंगे, अच्छे से जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन लौट के जब बिहार आएंगे कभी न कभी तो आना होगा, और तब देखेंगे भूमि की स्थिति में जिस प्रकार की अपेक्षा मेरे मन में है वैसा नहीं है। तो मन तो कचोटेगा और कहेगा तुमने क्या किया, एक व्यक्ति के रूप में तुम्हारी क्या भूमिका थी, तुम क्यों पलायन कर गए। उसी कारण से तब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, और मन में जो भाव जागृत रहा आज भी उसी प्रकार जागृत है। कुछ देना चाहता हूँ। जीवन बड़ा क्षणिक है, कौन कब तक है कौन कब तक नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन जीवन के हर पल में जो आप दे सकते हैं, यह जानते हुए कि मेरी क्षमता असीम है, यदि मैं चाहूँ तो बड़े से बड़े परिवर्तन को कर सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ यदि हम करते हैं तो जो असंभव प्रतीत होता है वह भी संभव हो जाता है। अभी लव जी बता रहे थे बगहा की बात, रोहतास की बात। जिस समय पोस्टिंग हुई थी बगहा में, मिनी चंबल के नाम से मीडिया में लोग कहते थे, अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। लंबे समय से डकैत थे, अपहरण इस प्रकार हुआ करते थे कि संख्या 50-100 के पार प्रतिवर्ष रहती थी। किसी को विश्वास नहीं था कि वहाँ चीज़ें बदलेंगी। पुलिस के भी अनेक अभियान चले, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, अलग अलग नामों से। कुछ रिजल्ट्स मिलते, लेकिन स्थिति यथावत थी। कैसे बदली चीज़ें? लोगों से संवाद, जुड़ने लगे। जब प्रारंभ में मैं गया था, पटना के बाद गया था, पटना में किडनैपिंग्स होती थी तो रैंसम कॉल फ़ोन पे आता था। बगहा में फ़ोन पे कॉल नहीं आता था। एक व्यक्ति चिट्ठी लेकर आता था, उसके मन में कोई भय नहीं था, घर पर दे जाता था और चिट्ठी में लिखा रहता था क्या क्या देना है। यहाँ तक कि चांद मार्का की लुंगी भी कितनी देनी है यह भी लिखा रहता था, और उसके नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे बिहार सरकार और गैंग का नाम, और उसके नीचे एक नोट लिखा रहता था कि इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। सोचिए किस प्रकार से अपराध किस रूप में स्थापित था, और डकैत रहते थे जंगलों में, दियारे में, लेकिन उनके परिवार अच्छे से स्थापित थे, खेती भी करते थे, बच्चे चुनाव भी लड़ जाते थे, कुछ तो विधानसभा तक का चुनाव लड़ गए थे। इस रूप में स्थापित अपराध था कि किडनैपिंग्स प्रतिवर्ष होती थी। पुलिस के अभियान जब चलते, पुलिस जाती दियारे में, जंगल घूम कर आ जाती, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन लोगों से हम लोगों ने बात की तो सबने एक हास्यास्पद लहजे में कहा कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। सोचिए वाल्मीकि क्या थे। और तब उस पीड़ा को मैंने समझा कि जब दुर्गति होती है तो लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही चलेगा, इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता, और उसको स्वीकार कर लेते हैं। और उसमें व्यक्ति यदि परिवर्तन की बात करे तो उसका उपहास बनाते हैं, नहीं हो सकता भाई, यहाँ तो बदल नहीं सकती चीज़ें। लेकिन लोगों से उसी भाव को जब बदलने का प्रयास हुआ
कैसे नहीं बदलेंगी? लोगों से हमने पूछा क्या हो सकता है, ये मत कहो कि नहीं हो सकता है, कहो कि कैसे हो सकता है। किसी ने राय दी कि गन्ना यदि कटवाते हैं, अनेक डकैत गन्ना लगाते हैं तो उनको हम क्षति पहुंचा सकते हैं। तो मैंने कहा करो, प्रारंभ करो। और जब करने लगे तो केवल 2-3 महीने में वर्ष 2006-07 में 320 एकड़ गन्ना चिन्हित हुआ और 25 लाख के लगभग राशि सरकार के खजाने में जमा हुई। आर्थिक रीढ़ टूट चुकी थी, अनेक मुठभेड़ भी हुए, लेकिन परिवर्तन कब हुआ? जब सोच को बदलने का हम लोगों ने काम किया। हमने कहा तुम कहते हो महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, लेकिन यदि रत्नाकर ही रहे होते जिस प्रकार की बात तुम करते हो, तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? एक सकारात्मक परिवर्तन ने किस प्रकार उनको पूज्य बना दिया। उसी प्रकार जब इस प्रकार की बातें होने लगी, शुद्ध मन से होने लगी, मुख्य धारा से जुड़े, तो एक के बाद एक 26 बड़े गिरोहों ने सरेंडर किया। और जो संख्या 50-100 प्रतिवर्ष होती थी, 2008 में 0 पर आ गई। सभी गिरोह समर्पण कर चुके थे और किडनैपिंग्स बंद हो गए। एक परिवर्तन जो संवाद से हो सकता था, उस भूमि के संदेश से जुड़ने से हो सकता था, साक्षात होते मैंने देखा। उसी प्रकार रोहतास में जब आए, स्थिति बड़ी विकट थी। वर्ष 2006 में डीएसपी शहीद हुए थे, 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, अनेक पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष शहीद होते थे। स्थिति ऐसी थी कि पूरे चप्पे चप्पे पर लैंडमाइन बिछा रहता था। जब जाते थे तो पता नहीं रहता तो वहाँ आगे क्या लौट कर घर किस रूप में आएंगे। लेकिन मन में संकल्प बड़ा स्थापित था कि परिवर्तन तो करना है। परिवर्तन करते हुए मैंने देखा है, बघा को बदलते देखा है और रोहतास को भी बदलूंगा। इस संकल्प के साथ जब पहाड़ी पर चढ़ते थे, यहाँ बैठे हैं उपेंद्र मिश्रा जी, इनसे बात हुआ करती थी सैटेलाइट फ़ोन से। ऊपर फ़ोन नहीं थे, वायरलेस सेट नहीं थे, किसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ काम नहीं करती थी, लेकिन संकल्प था, मन में आशा थी कि चीज़ें बदलेंगी। और जब पहली बार रोहतास किले पर पहुँचे थे तो देखकर बड़ी पीड़ा हुई। इतना प्राचीन किला जिसमें ऐसी क्षमता, ऐसे पर्यटन को आकर्षित करने की, वीरान पड़ा हुआ सा है। उग्रवादियों ने उसको शरण स्थली के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय अवसरों पर नहीं फहराया जाता है, काले झंडे लहरते थे, लेकिन मन में संकल्प था कि परिवर्तन करना है। और तब जब उस रोहतास में हम लोगों से जुड़े, बगल से गोलियां चली थी उस सोली के गांव में, लेकिन जब लोगों से जुड़ने लगे तो लोगों ने कहा हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, हमारे पूर्वजों में क्षमता थी कि 1500 फीट की ऊंचाई पर इस दुर्ग को स्थापित कर सकते थे। और तब इसी भाव को ग्रहण करते हुए, उस गौरवान्वित भावना को ग्रहण करते हुए, एक एक आदिवासी युवक को हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। इसलिए नहीं दी कि टूरिस्ट आएंगे, हमें भी मालूम था कि टूरिस्ट आने वाले भी तुरंत नहीं है, और भविष्य में आएंगे या नहीं आएंगे इसको बताएंगे तो सब सोचेंगे कहाँ आएंगे। लेकिन सोच बदलनी थी। जब टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे थे, अनेक लोग हंसते थे कि आप टूरिस्ट गाइड बना तो रहे हैं, टूरिस्ट कहाँ आएंगे, जहाँ ऐसा भय का वातावरण है, कैसी बात आप करते हैं। लेकिन दृष्टि बदलनी थी तो रोहतास में डेहरी ऑन सोन, सासाराम, विक्रमगंज, सभी जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे कि रोहतास किले पर पुलिस आपका स्वागत करती है। जाने वाला कोई नहीं था, लेकिन सोच बदल रही थी। और जब सोच बदलने लगी तो हर आदिवासी ने अपने ही क्षेत्र में उन उग्रवादियों से प्रश्न करना शुरू किया कि तुम्हारे कारण हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है। और तब सभी उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ गया, उन्हीं शस्त्रों के साथ जो उन्होंने पुलिस से लूटे थे। कैसे होता है परिवर्तन? जब शुद्ध मन के साथ कोई व्यक्ति प्रारंभ करता है, लोगों को जोड़ना प्रारंभ करता है। आरा में भी इस कार्यक्रम के बाद मैं निश्चित मानता हूं कि जिस संदेश को हम लोग आज दे जा रहे हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमि पर जब युवा जागृत होंगे, एक बड़ा शंखनाद इस भूमि से निश्चित होगा। जिस प्रकार से एक अकेले राहुल जी कील लेकर, हथौड़ी लेकर, पोस्टर लेकर पूरे शहर में प्रचार करते रहे, तभी तो आज इतने लोग आ पाए। और एक एक व्यक्ति जिसकी क्षमता असीम आज जब यहाँ जुटा है, जब उसी रूप से उस संदेश को ग्रहण कर उसका प्रसारण करना प्रारंभ करेगा कि बिहार तब ऐसा था, तो उसका कारण हमारी सोच थी। जब हम जातिगत संप्रदाय के संघर्षों से ऊपर उठकर व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे, इस रूप में यदि हमने पुनः उस रूप में सृजन करना शुरू किया, युवाओं के लिए बड़ा स्पष्ट संदेश है। यदि केवल हम सोचेंगे कि सरकारी नौकरियों से हम बिहार को बदल सकते हैं, तो नहीं बदल सकते हैं। हमें प्रयास करना होगा उद्यमिता के लिए, किस प्रकार से रोजगार का सृजन कर सकें। यदि हम नौकरी करते हैं तो केवल अपने लिए करते हैं,
अपने परिवार के लिए हम करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, लेकिन यदि हम रोजगार का सृजन कर पाते हैं तो हम अनेकों को रोजगार देते हैं। आज जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसी गांव में हम लोग बात करते हैं कि भाई इनके गांव से 2 IPS निकले, 1 IAS निकले, इतने की नौकरी रेलवे में लगी, उसके हिसाब से आकलन करते हैं कि गांव की प्रतिभा कैसी है। इस परंपरा को बदलना होगा। हमें आकलन इस रूप में करना होगा, इस गांव से कितने व्यवसायी निकले, कितने ऐसे लोग निकले जिन्होंने नए उद्योग लगाए, कितने ऐसे लोग निकले जिन्होंने नए स्टार्टअप्स लगाए, और उनका जब सम्मान होगा तभी बिहार बदलेगा। बिहार को बदलने के लिए उद्यमिता की क्रांति चाहिए। जिस दिन हमारी सोच केवल यहीं तक सीमित रही, उसी भाव को हमने ग्रहण किया, बिहार नहीं बदलने वाला। बिहार यदि बदलना है तो हर गांव में उद्यमिता के बीज बोने होंगे। जो व्यक्ति स्टार्टअप लगाने की क्षमता रखता है उसको हमें सम्मान के रूप में देखना होगा, उसे सम्मानित करना होगा। और जिस दिन हमारी भाषा बदल गई, हमारी सोच बदल गई, वहीं से एक नई क्रांति का प्रारंभ हो गया। तो इस अभियान में लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग बड़ा छोटा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अगले 5 वर्षों में हमने लक्ष्य रखा है कि हर जिले में 5 स्टार्टअप ऐसे लगें जिसमें 100 से अधिक लोगों को हम रोजगार दे सकते हो, और जो इस अभियान के माध्यम से प्रारंभ हो। OP सिंह साहब आए हुए हैं, अनेक युवाओं को मार्गदर्शित करते हैं। प्रयास यही है कि ऐसे स्टार्टअप्स हम लगाएं जिसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार हम दे सकें। और उसका कारण क्या है? जब इस प्रकार के 5 स्टार्टअप लगेंगे जो लोगों की प्रेरणा से लगेंगे, निश्चित 5 से 50 होने में समय नहीं लगेगा। एक सफल स्टार्टअप अनेक ऐसे स्टार्टअप्स को प्रेरित करेगी, उसके मार्गदर्शन से एक नई क्रांति आएगी, और इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। तो इस पूरे अभियान में आप सभी का उस रूप में सहयोग चाहिए कि हम बिहार को कुछ दें। सहमत है कि नहीं? बिहार को कुछ देना है कि नहीं देना है? निस्वार्थ भाव से देना है कि नहीं देना है? कौन बदलेगा बिहार? कौन बदल सकता है बिहार? यदि हम जाति संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते रहे तो बिहार बदलेगा क्या? यदि हम केवल सोच को सीमित रखकर चलते रहे और नौकरी तक ही सीमित रहे तो बिहार बदलेगा क्या? क्या चाहिए बिहार में? उद्यमिता की क्रांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन लाएगा? कितने युवा यहां पर हैं जो स्टार्टअप लगाना चाहते हैं? अपने जीवन काल में स्टार्टअप के लिए प्रयास करेंगे कि हम कुछ अपना उद्योग लगाएं, कुछ नई सृजन करें। और कितने युवा हैं जो दूसरों को प्रेरित करेंगे? क्या इस महाराजा कॉलेज का संदेश यहीं तक रहेगा, इस पूरे क्षेत्र में जाएगा? तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को पुनः अभिनंदन करता हूं। यात्रा गतिमान है, लक्ष्य तक जाएगी। नमस्ते बिहार। सभी लोग बैठेंगे थोड़ी देर और। देखिए, विकास वैभव जी जब पोडियम पर आए तो सूर्य भगवान भी प्रकट हुए। कुछ लोग अपनी ओर से विकास वैभव जी को सम्मानित करने के लिए कुछ सामग्री लाए हैं, तो वो अपना आके सम्मानित कर सकते हैं। हाँ, शिवानी जी आप आए मंच पर। आरा से संकल्प जी, दिनारा से संकल्प जी, जो भी सम्मानित करना चाहते हैं। कई लोग शुरुआत में आए थे तो कार्यक्रम का एक शेड्यूल था, तो आप क्रम से आकर मिल सकते हैं। और अच्छा, तो अब हम निवेदन करते हैं कि हमारे बीच आरा के माननीय महापौर उपस्थित हैं। महापौर जी